हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न जी। ये हमारी मुगल साम्राज्य श्रृंखला का अंतिम वीडियो है। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद मुगल साम्राज्य में एक निरंतर पतन जारी हो गया और धीरे धीरे मुगल शासन सत्ता पूर्णतः समाप्त हो गई। तो आइए जानते हैं मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के बाद के प्रमुख शासकों और पतन के मुख्य कारणों पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो इसके जो उत्तराधिकारी थे उनमें उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। इसके जो तीन पुत्र थे इनमें जो सबसे बड़ा पुत्र था मोहम्मद मुअज्जम, जिसका दूसरा नाम शाह आलम था, और जो दूसरा पुत्र था मोहम्मद आलम, और तीसरा काम बख्श। इन तीनों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद मुअज्जम या शाह आलम इसने 18 जून 1707 ईस्वी को अपने भाई मोहम्मद आलम की जजाओं के पास हत्या करा दी, और इसने अपने दूसरे भाई काम बख्श की हत्या 13 जनवरी 1709 ईस्वी को हैदराबाद के निकट करा दी। इस प्रकार इसने अपने दोनों भाइयों की हत्या कराने के बाद स्वयं उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया इसने। तो आइए जानते हैं शाह आलम के शासनकाल के बारे में। इसका शासनकाल 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक रहा। शाह आलम गद्दी पर बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ बैठा। शाह आलम ने जब गद्दी पर अपना आधिपत्य जमाया तो ये बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था उसमें इसका जो साथ था वो सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने दिया। यह बहादुर शाह प्रथम धार्मिक दृष्टि से काफ़ी उदार था। यह अपने पिता की तरह बहुत ज़्यादा कट्टर नहीं था। इसने गद्दी पर बैठते ही शिवाजी के पौत्र जो मराठा जो शासक थे शिवाजी, उनका जो पौत्र था साहू, उसको कैद से मुक्त कर दिया। और ये जो साहू था वो 1689 ईस्वी से मुगलों का गुलाम था। कैद से मुक्त करने के बाद इसने साहू को महाराष्ट्र जाने की अनुमति प्रदान कर दी। बहादुर शाह प्रथम ने जो राजपूत थे उनसे भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। इसके बाद इसके समय में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों का विद्रोह हुआ। बंदा जो था वो लोहागढ़ के निकट हार गया और 1711 ईस्वी में मुगलों ने सरहंद पर जीत हासिल कर ली, किंतु जो बहादुर शाह प्रथम था ये कभी भी सिखों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं कर सका। बहादुर शाह प्रथम का जो एक उपनाम था उसको साहेब बेखबर कहते थे। इसका एक जो उपनाम था वो साहेब बेखबर था। तो बहादुर शाह प्रथम साहेब बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। इसकी मृत्यु की बात करते हैं तो बहादुर शाह प्रथम की जो मृत्यु हुई वो 27 फरवरी 1712 ईस्वी को हो गई। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद इसके चारों पुत्र जहांदार शाह, अजीम उस शाह, रफ़ी उस शाह और जहान शाह, इनके बीच, इन चारों पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। 1712 ईस्वी में ईरानी शासक जो था जुल्फिकर खां, उसकी सहायता से इसका जो पहला पुत्र था जहांदार शाह, उसने गद्दी प्राप्त कर ली। आइए जानते हैं जहांदार शाह के बारे में। जहांदार शाह का शासनकाल 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक रहा। इसने जुल्फिकार खां को अपना वजीर नियुक्त किया। ये जो ईरानी अमीर था जिसकी सहायता से इसने गद्दी प्राप्त की थी, इसने उसको अपना वजीर नियुक्त किया। जहांदार शाह ने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। जहांदार शाह के महल में लाल कुंवर नाम की एक वेश्या रहती थी। इसने एक वेश्या को अपने महल में रहने की अनुमति प्रदान की थी, उसका नाम लाल कुंवर था। और ये जो जुल्फिकर खां था जिसकी वजह से इसने इसको गद्दी मिली थी, इसको अपना वजीर नियुक्त किया था, वह एक ईरानी अमीर था। अजीम उस शान के पुत्र फारूक सिकर, जो इसका भाई था जहांदार शाह का अजीम उस शान, उसका जो पुत्र था अर्थात जहांदार शाह का जो भतीजा था फारूक सिकर, उसने सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह पर आक्रमण किया और जहांदार शाह की हत्या करके गद्दी प्राप्त कर ली। तो इसके बाद जो शासनकाल रहा वो फारूक सिकर का रहा। फारूक सिकर का शासनकाल 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक रहा। इसने सैयद अब्दुल्ला खां को वजीर नियुक्त किया। इसने जो सैयद बंधुओं के सहायता से गद्दी प्राप्त की थी, तो इसने उसी के बिना पर सैयद बंधुओं में अब्दुल्ला खां को वजीर नियुक्त किया। इसने हुसैन अली को मीर बख्शी और दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। फारूक सिकर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। फारूक सिकर का जो विवाह हुआ था वो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की पुत्री से हुआ था। 1715 ईस्वी में फारूक सिकर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल मंडल आया
और जिसकी अध्यक्षता जॉन सरमन ने की थी। इसके शासनकाल में 1715 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल मंडल आया हुआ था और उस दल का जो अध्यक्ष था वो जॉन सरमन था। 1719 ईस्वी में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की बहुत सारी रियायतें दे दी और इन रियायतों में जो मुख्य था वो यह था कि सीमा शुल्क अदा किए बिना भी ये बंगाल के रास्ते से व्यापार कर सकते थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल के रास्ते से बिना सीमा शुल्क दिए हुए व्यापार कर सकती थी। इसके शासनकाल में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों के विद्रोह का अंत हो गया। इसके शासनकाल में सैयद बंधु जो थे उनकी शक्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उनकी शक्तियां चरम पर थीं। 1719 को सैयद बंधुओं ने मराठा सैनिकों के साथ मिलकर फारूक सीकर की हत्या करा दी। फारूक सीकर की मृत्यु के बाद रफ़ी उस शान का पुत्र रफ़ी उद दरजात गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल जो रफ़ी उद दरजात था बहुत ही अल्प समय का था, कुछ ही महीनों का था। और इसके शासनकाल के बाद इसका भाई रफ़ी उद दरजात का भाई रफ़ी उद दौला वो शासक बना दिल्ली पर। और रफ़ी उद दौला जो था उसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। इसके बाद जो एक अन्य शासक आया मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था वो 1719 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक था। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। यह जमान शाह का पुत्र था। मोहम्मद शाह जो था ये जमान शाह का पुत्र था। इसके शासनकाल में निजाम उल मुल्क ने दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। जो निजाम उल मुल्क था उसने दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसी के साथ सआदत खां ने अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। जो सूबेदार था वहाँ का सआदत खां उसने अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। और मुर्शिद कुली खान ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। तो इसके शासनकाल में बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। इसके बाद 1737 ईस्वी में पेशवा जो बाजीराव प्रथम थे उनने मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया और इससे गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड जीत लिया। 1739 ईस्वी को फारस के शासक नदीर शाह ने मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया और भारत से तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन जिसको बोलते हैं और कोहिनूर हीरा अपने साथ फारस ले गया। इस प्रकार मोहम्मद शाह जो था वो अंतिम मुगल था जो तख्ते ताउस पर बैठता था। इसके बाद से कोई मुगल उस पर नहीं बैठ पाया। इसके बाद जो शासन हुआ वो अहमद शाह का हुआ। अहमद शाह का शासनकाल 1748 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक रहा। इसके शासनकाल की मुख्य बात यह थी कि बहुत ही अयोग्य शासक था। अफगानिस्तान के शासक अहमद अब्दाली ने इससे पंजाब और सिंध आसानी से जीत लिया। इसके शासनकाल में जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। ये बहुत ही भोग विलासी और अयोग्य शासक था। इसके शासनकाल के बाद आलमगीर द्वितीय का शासनकाल हुआ जो 1754 ईस्वी से लेकर 1758 ईस्वी तक रहा। इसके शासन का मुख्य युद्ध जो था वो प्लासी का युद्ध था जो अहमद शाह अब्दाली और नजीबुद्दौला के मध्य हुआ। इसके बाद शाह आलम द्वितीय की बात करते हैं तो शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक रहा। इसके शासनकाल में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेजों से जब इसने एक इलाहाबाद संधि की जो 1765 में थी उसमें बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दी। और जो इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हो 1765 में अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई। इसमें शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, उड़ीसा और बिहार की जो दीवानी थी वो अंग्रेजों को दे दी। 1788 ईस्वी को गुलाम कादिर नाम का एक अफगान था, इसने शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया। 1788 ईस्वी में जो शाह आलम द्वितीय था वो गुलाम कादिर नामक एक अफगान से अंधा हो गया और इसके कारण इसको अंधा बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। तो अंधा बादशाह जो था मुगल साम्राज्य में वो शाह आलम द्वितीय था। 1803 ईस्वी को जनरल लेक ने मुगल साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन कर लिया और मुगल शासक जो थे वो सिर्फ एक पेंशनर बन के रह गए। उनको पेंशन मिलती रही और मुगल शासन जो है उसका जो आधिपत्य था वो बहुत ज़्यादा डगमगा गया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। इसके बाद जो एक अंतिम मुख्य शासक था वो बहादुर शाह जफर था। इसका शासनकाल 1837 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक रहा। यह अंतिम मुगल बादशाह साबित हुआ।
इसके शासनकाल में 1857 में पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता विद्रोह हुआ। हिंदुस्तान की जो सेना थी उसने अपना नेतृत्व जो है बहादुर शाह जफर के हाथों में सौंप दिया, इसको अपना राजा घोषित कर दिया, जिसमें 1857 के क्रांति का जो नेतृत्व था हिंदुस्तान की तरफ से दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया और अंग्रेजों ने इसको बंदी बना लिया। इस विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने इसको बंदी बना लिया और इसको रंगून भेज दिया। 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु रंगून में ही हो गई। रंगून जिस समय वर्मा है और इसकी कब्र वहीं रंगून अथवा वर्मा में है। तो इस प्रकार बहादुर शाह जफर जो था वो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था और बहादुर शाह जफर के साथ ही मुगल साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय इतिहास में मध्यकालीन इतिहास का अंत हो गया और भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत हुई। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की। So thanks for watching this video and don't forget to like this video, comment on this video and for regular updates subscribe our channel. Thank you.